आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 2 मानव तंत्र, इस पाठ का ये चौथा वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे श्वसन क्रिया विज्ञान यानी श्वसन की क्रिया विधि और रक्त के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व 3 वीडियो के माध्यम से पाचन तंत्र, पाचन ग्रंथियों एवं श्वसन तंत्र के भिन्न भिन्न अंगों की जानकारी कर ली थी। आज के इस वीडियो में श्वसन क्रिया विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ साथ रक्त क्या है, रक्त में कौन कौन सी कणिकाएं होती है, रक्त क्या काम करता है, रक्त किस प्रकार की वाहिकाओं में चलता है, इस प्रकार का जानकारी या रक्त के प्रकारों की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है कि मानव का श्वसन तंत्र का चित्र, इसमें कौन कौन से अंग काम करते होंगे, ये पूर्व वीडियो में अध्ययन कर लिया था। आज के इस वीडियो में अध्ययन करते हैं श्वसन क्रिया प्रणाली के बारे में। लेकिन पहले अपन थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लें कि श्वसन जो है यानी श्वास लेना और श्वास को छोड़ना। श्वास लेना यानी आंतरिक श्वसन, श्वास बाहर छोड़ना बाह्य श्वसन। इस प्रकार की क्रिया, श्वसन की क्रिया फेफड़ों के माध्यम से संपन्न होती है। तो फुफ्फुसीय वायु संचालन फेफड़ों में वायु के अंदर आने एवं बाहर निकलने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो गैसीय विनिमय को सहज बनाती है। इस वायु संचालन के लिए श्वसन तंत्र, वायुमंडल तथा फेफड़ों के अंदर जो कुपिकाओं के मध्य एक ऋणात्मक दबाव प्रवणता तथा मध्यपट के यानी डायफ्राम के संकुचन के उपयोग करने से ये क्रिया संपन्न होती है। इस कारण वायुमंडल से अधिक दबाव वाली वायु फेफड़ों में भर्जी जाती है या सूस ली जाती है, जिसके कारण श्वसन क्रिया संपादित होती है। श्वसन की क्रिया 2 स्तरों पर संपादित होती है, यानी श्वसन की क्रिया विधि को 2 भागों में पूर्ण होती है, यानी श्वास लेना और श्वास को छोड़ना। जब दोनों क्रियाएं होती है तब एक श्वसन भाग कहलाएगा, यानी 2 क्रियाएं पूर्ण होती, आंतरिक और बाह्य। इस को बाह्य श्वसन या आंतरिक श्वसन या अंतः श्वसन या उस श्वसन भी कहते हैं। आंतरिक श्वसन, जब हम श्वास अंदर लेते हैं, हमारी पसलियां ऊपर उठती है और डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो छाती या वक्ष भाग है, ये वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फेफड़ों के अंदर सूस ली जाती है, यानी भर ली जाती है और फेफड़ों के अंदर पाई जाने वाली विस्तृत कुपिकाओं में वायु भर जाती है। कुपिकाओं में वायु का भरना ही अंतः श्वसन कहलाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि बाहर की वायु फेफड़ों के अंदर कुपिकाएं थी, उसमें वायु भर ली है, ये आंतरिक श्वसन कहलाता है। जब अंदर जाकर श्वास जो गैस है, जो गैसों का विनिमय केशिकाओं में प्रवाहित रक्त ऊतकों के मध्य विसरण के माध्यम से होती है, यानी अंदर ली जाती है। अब
दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है। पहली क्रिया पूर्ण होने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया होती है जिसको बाह्य श्वसन या उद्शोषण कहते हैं। पसलियां नीचे की तरफ यानी भीतर की ओर झुक जाती है तथा डायफ्राम शिथिल पड़ जाता है और जिसके कारण इसका आकार गुमंदाकार स्थिति में आ जाता है, जिसके कारण वक्षीय गुहा का आयतन कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप फेफड़ों पर दबाव बनता है और जिसके कारण फेफड़ों से जो वायु CO2 श्वसन पथ से होती हुई बाहर निकल जाती है। इस क्रिया को उद्शोषण या बाह्य श्वसन कहते हैं। तो श्वसन की क्रिया प्रणाली दो भागों में बांटी गई है। अब जब गैस को विनिमय हवा में भरी कोशिकाएं या केशिकाओं में प्रवाहित रक्त के माध्यम से जो CO2 होती है वो आंशिक दबाव के कारण बाहर आ जाती है, तो बाह्य श्वसन कहलाता है। तो ये श्वसन की क्रिया प्रणाली थी। अब अपन इसी वीडियो के माध्यम से अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। यह है बिंदु रक्त, जिसको ब्लड कहेंगे इंग्लिश में। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है जो जीवों में आवश्यक पोषक तत्व और ऑक्सीजन को कोशिकाओं तथा कोशिकाओं से उपापचयी अपशिष्ट उत्पादों तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी करता है। यह एक हल्का क्षारीय तरल पदार्थ होता है जिसका pH मान 7.4 होता है। इन्हें हम सामान्य रक्त कहते हैं। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था तथा नवजात शिशु में रक्त का निर्माण पलिया में होता है। सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है। यूं देखा जाए तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। जो तरल पदार्थ ये शरीर में वाहिकाओं के माध्यम से पोषक पदार्थों को, गैसों को एक अंग से दूसरे अंग, एक उत्तक से दूसरे उत्तक तक आदान प्रदान करने का माध्यम जो है वो रक्त ही होता है। रक्त के 2 भाग हैं। एक भाग जो द्रव्य भाग है जिन्हें हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा ठोसीय भाग है जिनको हम कोशिकाएं कहते हैं। प्लाज्मा रक्त का 55% भाग का निर्माण करता है। प्लाज्मा रुधिर में पाया जाने वाला हल्का पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ होता है जिसका संघटक 92% जल एवं 8% कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होता है। तो रुधिर के जो 2 भाग थे, द्रवीय भाग और ठोसीय भाग। द्रवीय भाग प्लाज्मा और ठोसीय भाग कोशिकाएं होती है। तो रुधिर में जो कोशिकाएं होती है वो 3 प्रकार की होती है। लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रुधिर कोशिकाएं RBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC और तीसरी जो बिंबाणु प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अब बारी बारी से हम इन तीनों रुधिर कोशिकाओं की जानकारी लेते हैं। स्क्रीन पर जैसा दिखाई दे रहा है कि लाल रुधिर कणिकाएं, जिनको शॉर्ट में RBC कहते हैं, ये नाम से भी पता चल जाएगा कि ये लाल रंग की होती है। इरिथ्रोसाइट्स इसका दूसरा नाम से जानते हैं। इरिथ्रोसाइट्स यह रक्त का जो
प्रतिशत मात्रा की दृष्टि से आरबीसी जो होती है 99% होती है। इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आरबीसी कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो है वो लाल दिखाई देता है। आरबीसी कोशिकाएं जो होती है या कणिकाएं होती है ये केंद्रक विहीन होती है। कुल मिला के इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसकी जीवन अवधि 4 महीने यानी 120 दिन की होती है। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली ये रुधिर कोशिकाएं होती है या कणिकाएं होती है। जो हीमोग्लोबिन है वो अपने शरीर में जो खनिज लवण के माध्यम से लोह तत्वों का सेवन करते हैं, लोह तत्व खाद्य पदार्थों से खाते हैं, उन लोह तत्व से ही हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। हीमोग्लोबिन शरीर में ताकत प्रदान करता है जिसके कारण शरीर मजबूत बना रहता है। दूसरी कोशिकाएं श्वेत रक्त कोशिकाएं जिनको WBC कहते हैं, ये ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। नाम से पता चल जाता है इसमें श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जिसमें किसी प्रकार का हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसका मतलब ये इसके कारण रंगहीन है, हीमोग्लोबिन नहीं उपस्थित होता है। इसका मुख्य काम प्रतिरक्षा प्रदान करती है। प्रतिरक्षा अपने शरीर की मजबूती प्रदान करता है रोगाणुओं से। बाहर से कोई रोगाणु या प्रतिजन शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उससे रोगाणु से लड़ने का काम ये कणिकाएं या ये कोशिकाएं करती है। ये कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, एक कणिकाणु, दूसरा अकणिकाणु। कणिकाणु न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल होती है। रक्त में न्यूट्रोफिल संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक पाई जाती है। यानी श्वेत रक्त कणिकाओं के अंदर जो न्यूट्रोफिल है ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली छोटी कणिकाएं होती है। ये इसके अलावा इस कोशिकाओं में मुख्य रूप से लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स भी होती है। लिम्फोसाइट्स 3 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। मारक कोशिकाएं खतरनाक होती है। लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं हैं। प्राथमिक कोशिकाएं ये लिम्फोसाइट्स है। मोनोसाइट परिपक्व होकर मां भक्षक कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। मोनोसाइट्स मां भक्षक कोशिकाओं में रूपांतरित होती है। मोनोसाइट्स मां भक्षक तथा न्यूट्रोफिल शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाएं होती है। जो शरीर में बाहर से कोई प्रतिजन शरीर में प्रवेश करता है तो उसका भक्षण करने का काम करता है। तो अपने शरीर के अंदर एक सैनिक काम करने की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से अपने शरीर को मजबूत बनाती है। बाहर से आने वाले रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है और उनको लड़कर या भक्षण करके नष्ट कर देती है और अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का योगदान ये श्वेत रक्त कोशिकाएं ही करती है। तीसरी कोशिकाएं हैं बिंबाणु, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स भी कहते हैं। रक्त में इसकी संख्या करीबन 3 लाख प्रति घन मिमी होता है। यानी 1.5 लाख से लगाकर 3 लाख तक की इसकी संख्या होती है। इसका जीवन काल 10 दिवस का अर्थात या 8 से 10 दिन का होता है। ये कोशिकाएं मुख्य रूप से रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। किसी कारणवश यदि अपने शरीर की वाहिकाओं में दबाव के कारण फट जाए या खरोच के कारण या कुछ घाव के कारण फटती है तो रक्त बाहर बहता है। यदि वाहिकाओं से रक्त जब बाहर निकलता है तो हवा के संपर्क में आते ही थक्का बन जाता है, जिसमें रक्त निकलने का मार्ग को अवरुद्ध कर देती है और रक्त अनावश्यक रक्त शरीर से बाहर जाने से रोकती है। ये यानी रक्त की कमी को
होने नहीं देगी। ये बिंबाणु जो है वो भी केंद्रक विहीन यानी केंद्रक नहीं पाए जाने वाली कोशिकाएं है। अब अपन अध्ययन करते हैं रक्त के कार्य। रक्त पहले भी बता चुके हैं, प्राणियों के शरीर में रक्त एक महत्वपूर्ण ऊतक है और वो भी एक तरल संयोजी ऊतक है जो कई प्रकार के कार्य संपादित करता है। मुख्य रूप से अपने शरीर के अंदर निम्न कार्य संपादित करता है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अपन जो श्वसन क्रिया लेते हैं, श्वास को अंदर लेना या श्वास को बाहर छोड़ने में, इसमें वातावरण तथा ऊतकों के मध्य गैसों के विनिमय में ये रक्त माध्यम बनकर कार्य करता है। जो भोज्य पदार्थों से पोषक तत्व अपन शरीर में लेते हैं, उन पोषक पदार्थों को एक अंग से दूसरे अंगों तक परिवहन का कार्य भी रक्त के माध्यम से ही संपन्न होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। उसमें शरीर का पीएच मान को नियंत्रित करने का काम भी रक्त ही करता है। शरीर का तापमान अलग अलग ऋतु में अलग अलग बढ़ सकता है, घट सकता है, बाहरी वातावरण बदलता रहता है, लेकिन शरीर का तापमान नियंत्रण रखने का काम भी रक्त ही करता है। शरीर से बाहर से रोगाणु से लड़ने के लिए प्रतिरक्षण के कार्य को संपादित करने में भी रक्त कार्य करता है। हार्मोन को आवश्यकता अनुसार जिस अंग को जहां पहुंचाना है, तो हार्मोन के परिवहन में भी ये योगदान करता है। उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, जब शरीर में उपापचय क्रियाएं संपन्न होती है तो कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ बन जाते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक है। उन पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने का कार्य भी रक्त के माध्यम से ही संपन्न होता है। ये थे रक्त के कार्य। अब रक्त के प्रकार। रक्त को 4 भागों में बांटा गया है, ए, बी, ए बी और ओ। ये वर्ग जो रक्त को बांटा गया है, ये रक्त में उपस्थित लाल कणिकाओं की सतह पर एक विशेष प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। ये प्रतिजन 2 प्रकार के होते हैं। उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के हिसाब से रक्त को 4 समूहों में बांटा गया है। ये समूह ए, बी, ए बी और ओ है। ए रक्त समूह वाले व्यक्ति की लाल रक्त कणिकाओं पर ए प्रतिजन उपस्थित होता है। बी समूह के रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति में बी प्रतिजन उपस्थित होता है। ए बी समूह वाले व्यक्ति के रक्त में ए और बी दोनों प्रतिजन उपस्थित होते हैं। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति की रक्त कणिकाओं पर दोनों प्रतिजन उपस्थित नहीं होता है, यानी कोई प्रकार का प्रतिजन नहीं पाया जाता है, वो वर्ग ओ कहलाता है। इस आधार पर रक्त समूह को ए बी ओ समूह कहते हैं। इस समूह में रक्त को 4 भागों में बांटा गया है। ए बी ओ रक्त समूह के आधार पर यानी प्रतिजन उपस्थित है या अनुपस्थित, उस आधार पर रक्त को 4 भागों में बांटा गया है। यानी इसके अलावा भी यानी ए बी प्रतिजन के अलावा रक्त कणिकाओं पर यानी लाल रक्त कणिकाओं पर एक और प्रतिजन पाया जाता है जिसे RH प्रतिजन कहते हैं। ये सबसे पहले मकाका रिचर्स नामक बंदर में देखा गया था। इसकी विस्तृत जानकारी अपन अध्याय 4 में करेंगे। RH के प्रकार क्या है, RH कहाँ खोजा गया, किसमें खोजा गया, क्या कार्य करता है, इसके बारे में अपन विस्तृत जानकारी रक्त समूह के बारे में विस्तृत जो है वो प्रतिजन, प्रतिरक्षी या उसके बारे में जानकारी जो है 4थे अध्याय में करेंगे। जिन मनुष्यों में RH कारक उपस्थित होता है उनका रक्त जो समूह होता है वो RH धनात्मक होता है, जिसके आधार पर यदि कोई ब्लड ग्रुप A है और उसमें यदि RH
पाया जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप A+ होगा, यानी A धनात्मक है। यदि जिन व्यक्ति के अंदर RH कारक अनुपस्थित होता है उसका रक्त RH नेगेटिव है। इस आधार पर उसका ब्लड ग्रुप जैसे A नेगेटिव आएगा। विश्व में करीबन 80-85% व्यक्तियों का रक्त जो है RH धनात्मक है। 15% लोगों का RH ऋणात्मक लोग भी उपस्थित संसार में है। रक्त अपने शरीर के अंदर एक अंग से दूसरे अंग तक चलता रहता है, क्योंकि मनुष्य में एक बंद रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है। शरीर में रक्त का परिसंचरण वाहिकाओं द्वारा होता है। ये वाहिकाएं जो होती है, वाहिकाएं होती है, ये एक शरीर में जाल की तरह बिछाई हुई है, जाल की तरह फैली हुई है। एक अंग से दूसरे अंग तक, दूसरे ऊतक से अगले ऊतक तक, यानी एक प्रकार की जाल रूपा में जिस प्रकार फैली हुई होती है, जिसमें प्रवाहित होकर रक्त कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो ये रक्त वाहिकाएं 2 प्रकार की होती है, एक है धमनियां और दूसरी है शिराएं। अब आपको एक एक करके इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देते हैं। तो प्रश्न ये बन जाता है कि धमनियां क्या है, शिराएं क्या है, धमनियों और शिराओं में अंतर क्या है, ये किस तरह से काम करती होगी। तो अपने शरीर के अंदर ये वाहिकाएं खून को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की नलियों की तरह काम करती है। लेकिन धमनियां वे वाहिकाएं हैं, वे नलियां हैं जिसमें ऑक्सीजनित रुधिर चलता है, यानी ऑक्सीजन युक्त रुधिर चलता है, जिसे सामान्य अपन शुद्ध रुधिर कहते हैं, जो धमनियों में चलता है। तो यही बात होगी कि धमनियों में किस प्रकार का रुधिर चलता है। ऑक्सीजन जनित रुधिर चलता है, यानी शुद्ध रुधिर धमनियों में बहता है। ये रुधिर को हृदय से भिन्न भिन्न अंगों ऊतकों तक पहुंचाने का काम धमनियां करती है। तो शिराएं वे वाहिकाएं होती है जिससे वी ऑक्सीजनित रुधिर, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है या अपशिष्ट पदार्थ इसमें सम्मिलित होते हैं, ऐसा रुधिर जो है इस वाहिकाओं में प्रवाहित होता है। इसका मतलब इसमें अशुद्ध रुधिर पाया जाता है, यानी अशुद्ध रुधिर बहता है। ये रुधिर को भिन्न भिन्न अंगों या ऊतकों से हृदय की ओर लाने का काम ये वाहिकाएं करती है। तो ये वाहिकाएं शरीर की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। धमनियां गहराई में पाई जाती है। धमनियों की भित्तियां मोटी होती है शिराओं की तुलना में। क्यों? क्योंकि धमनियों में उच्च दाब से रक्त संचरित होता है, यानी प्रवाहित होता है, जो मुख्य अंगों तक ले जाने का काम करती है। रक्त वाहिकाएं ऊतकों, अंगों में पहुंचाकर कोशिकाओं का विस्तृत समूह बनाती है और इन वाहिकाओं के माध्यम से शरीर में निरंतर परिसंचरण के माध्यम से रक्त शरीर में संचरण होता रहता है। और कभी कभी ये वाहिकाएं फटती भी है, जिसके कारण खून बाहर आ जाता है। तो इस रक्त में उपस्थित डिंबाणु जो होते हैं वो रक्त का थक्का जमाने का काम भी करता है। थक्का जमाने का काम विटामिन ए के माध्यम से संपन्न होता है, जिसमें प्लेटलेट्स है डिंबाणु जो थक्का जमाने का काम करता है। अब है आज के इस वीडियो के माध्यम से आपने जो अध्ययन किया है उससे संबंधित कुछ 4 प्रश्न गृह कार्य के रूप में दे रहा हूं। इसका अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट करके लिखना है। रुधिर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। रक्त के कोई 4 कार्य लिखिए। रक्त के प्रकारों के नाम लिखिए। डिंबाणु का जीवन काल कितना होता है ये भी लिखिए। छोटे प्रश्न ही है, ज्यादा कोई विस्तृत नहीं है, लेकिन बड़ी ध्यान से समझकर करना। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।